नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इस वक्त आग लगी है फार्मा कंपनी में। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई है उनको देखकर ही आग का अंदाजा लगाया जा सकता है। आसमान में काफी ऊंचाई तक धुआं भर गया है और आग की ऊंची ऊंची लपटें भी नजर आ रही हैं। फिलहाल दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। आग की वजह से आसपास के लोग दहशत में हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी से, जहां पर एक फार्मा कंपनी में आग लगी है और ये तस्वीरें आप देखिए, धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इस वक्त दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। आग लगने के बाद जोरदार धमाका भी हुआ था, जिससे आसपास के जो लोग हैं वो दहशत में। आप देखिए किस तरीके से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले तो आग लगती है, उसके बाद जोरदार धमाका होता है। काफी संख्या में लोग जो कि डरे सहमे भागते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक, हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, आग काफी भीषण है। इस वक्त स्थिति क्या है? जसप्रीत, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरी घटना महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके के जो MIDC इलाका है वहाँ की है। MR फार्मा नाम की कंपनी है, वहाँ पे ये आग लगी है। सुबह तकरीबन 11:15 पर जो वहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट है और फायर ब्रिगेड को ये जानकारी मिली थी कि एक बड़ी आग लगी है और उसको बुझाने के लिए फायर डिपार्टमेंट की तकरीबन 11 गाड़ियां मौके पे पहुंची हैं। लेकिन जिस तरह से विजुअल्स में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धुएं का गुबार काफी ज्यादा बड़ा है और आग लगने की वजह से वहाँ पे एक बड़ा धमाका भी हुआ था। तो जिस समय ये घटना घटी थी तो उस समय कंपनी के अंदर लगभग 10 से 15 लोग थे मौजूद थे और साफ तौर पर विजुअल में भी साफ तौर पर दिख रहा है कि जब ये आग का गुबार और जब धमाका हुआ था तो किस तरीके से जिस कंपनी में आग लगी थी वो तो लोग बाहर निकल ही रहे थे, साथ ही साथ जो आसपास के जो लोग काम करते वो भी डर की वजह से बाहर निकले। यही फायर ब्रिगेड और जो प्रशासन है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और फिर सर्च ऑपरेशन किया जाएगा कि उसमें कुछ तो फंसे हैं या नहीं। जसप्रीत, बिल्कुल। अब विवेक, इस वक्त प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए, लेकिन आग कैसे लगी इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए जसप्रीत, इस पूरे मामले में जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी और प्रशासन, उनका साफ तौर पर कहना है कि आग किस वजह से लगी है इसकी जानकारी अभी उन्हें आधिकारिक रूप से नहीं मिली है और साफ तौर पर उनका जो प्राथमिकता है कि सबसे पहले आग को बुझाया जा सके और जो लोग अंदर फंसे हैं या फिर जो लोग अंदर घायल हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आग पर काबू करने के बाद जब कूलिंग प्रोसेस शुरू होगा उसके बाद सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, उसके बाद ही फायर ब्रिगेड और प्रशासन बता पाएंगे कि आखिरकार आग लगने की असली वजह क्या थी। तो हमारे सहयोगी विवेक जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जाए। दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है और फार्मा कंपनी के अंदर कितने लोग मौजूद थे ये अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस वक्त कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जाए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं रत्नागिरी, जहां पर एक फार्मा कंपनी है और धुएं का गुबार नजर आ रहा है और इस आग के लगने के बाद जोरदार धमाका भी होता है। विवेक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आग काफी भीषण है। कोशिश यही है कि आग बुझाई जाए। कितने लोग अंदर हो सकते हैं, कितने लोग इस वक्त काम कर रहे थे, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है और क्या प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और कौन अधिकारी हैं? जसप्रीत, देखिए, इस पूरे मामले में आग बढ़ी है रत्नागिरी के MIDC यानी कि महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक ऐसा इलाका है जहां पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी और बड़े फैक्ट्रीज वहां पे चलते हैं। जब ये आग लगी थी तो उस समय तकरीबन 11:15 के आसपास जो रत्नागिरी फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है उन्हें जानकारी मिली कि एक बड़ी आग लगी है MR फार्मा कंपनी में, जिसके बाद तुरंत वहां पर 10 गाड़ियां भेजी गई और एक एम्बुलेंस भी साथ में भेजी गई है। तो कुल मिला के 11 गाड़ियां वहां पर हैं और कोशिश की जा रही है जो आग लगी है उसे जल्द से जल्द काबू में पाई जा सके। लेकिन आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि आग काफी ज्यादा बड़ी लगी हुई है और धमाका भी रह रह के हो रहा है। धुएं का गुबार काफी ज्यादा है और जिस तरीके से धमाके हो रहे हैं उसकी वजह से जो लोग आसपास के इमारतों में रह रहे थे, आसपास की कंपनी में जो काम कर रहे वो भी डर की वजह से उस इलाके को खाली कर रहे हैं और फायर ब्रिगेड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के घायल होने या फिर किसी के फंसे होने की जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं है। लेकिन अधिकारी को साफ तौर पर कहना है कि जब आग
थोड़ी सी कंट्रोल होगी, उसके बाद सर्च ऑपरेशन किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी अंदर कुछ लोग फंसे या नहीं। लेकिन आधिकारिक रूप से साफ तौर पर ये जानकारी मिल रही है कि सभी लोग जो अंदर मौजूद थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है और आग पर काबू करने की राहत कोशिश की बात है कि जो लोग अंदर मौजूद थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। विवेक, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। कोरोना पर केंद्र सरकार एक्शन में है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना पर प्रभावी रणनीति बनाने और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 1 महीने के हिसाब से इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। साथ ही शहरों, जिलों, कस्बे और पंचायत ने कोरोना के नियम सख्ती से लागू करने के आदेश भी दिए हैं। तो कोरोना पर सख्ती के निर्देश दिए हैं केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों को कहा है कि और कड़ाई होनी चाहिए। तो एक्शन में है मोदी सरकार और ये कहा गया है सभी राज्यों से कि कड़े कदम उठाए जाए। साथ ही कोरोना से जंग में प्रभावी रणनीति होना बेहद जरूरी है। प्रभावी रणनीति बनाने और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। 1 महीने के हिसाब से इंतजाम करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही शहरों, जिलों, कस्बे और पंचायत में कोरोना के नियम सख्ती से लागू करने के आदेश भी दिए गए हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावी रणनीति होनी चाहिए और 1 महीने का प्लान भी होना चाहिए। देश में कोरोना की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और रोज सामने आ रहे नए कोरोना मरीजों की संख्या भी दिल की धड़कन बढ़ा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके मुताबिक एक दिन में कोरोना के 3,60,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस बीच 3,293 लोगों की मौत भी हुई है। ये आंकड़ा देश में एक दिन में हुई मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो जो ये आंकड़े सामने आए हैं ये चौंकाने वाले हैं, क्योंकि समझिए कि लगातार 7वां दिन है जब मामले 7 लाख को क्रॉस कर चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 3,60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। रिकॉर्ड मौतें हुई हैं, 3,293 मौतें हुई हैं, यानी कि एक दिन में इतनी मौतें देश में कोरोना की वजह से नहीं हुई हैं। और अभी इसको लेकर के कड़ाई जरूरी है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है, इसीलिए सरकारों की तरफ से, खासकर केंद्र सरकार की तरफ से भी बार बार अपील की जा रही है कि वो वैक्सीन लगवाएं और जो वैक्सीनेशन का तीसरा चरण भी शुरू होने वाला है। तो पिछले जो 24 घंटे में मामले सामने आए हैं वो 3,60,000 से ज्यादा हैं और रिकॉर्ड मौतें हुई हैं। समझिए कि एक दिन में इतनी मौतें कभी नहीं हुई है। 3,293 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू यह भी है कि बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं और अब तक जो ठीक हुए हैं मरीज, उनकी तादाद भी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन के जरिए भी आप इस कोरोना से लड़ाई में जीत सकते हैं और कोरोना को मात दे सकते हैं। कोरोना संकट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राज्यों के राज्यपालों से बातचीत की। राजनाथ सिंह ने सभी राज्यपालों से कोरोना के खिलाफ जंग में राज्यों के पूर्व सैनिकों को शामिल करने और सैन्य व्यवस्था का लाभ लेने का सुझाव दिया। उन्होंने राज्यपालों से कहा कि वो अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर एक रास्ता निकाले जिसके जरिए इस महामारी में पूर्व सैनिकों की सेवाएं ली जा सके। साथ ही रिटायर्ड पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स और डॉक्टरों को भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल किया जाना चाहिए। तो राजनाथ सिंह ने राज्यपालों से कोरोना पर बात की है कि जो पूर्व सैनिक हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी सेवा ली जाए इस महामारी के समय में। दिल्ली में कोरोना दिन पर दिन बेकाबू होता जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,149 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 381 लोगों की मौत भी हुई है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में करीब 18,000 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 24,149 लोगों को कोरोना हुआ है और 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड मौतें हुई हैं, यानी कि इतनी मौतें कभी नहीं हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ 17,862 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो दिल्ली में लॉकडाउन है, उसके बावजूद इतने केसेस सामने आ रहे हैं और एक दिन में 381 मरीजों की मौत हुई है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,417 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 98 लोगों की जान चली गई।
तो वहीं पिछले एक दिन में करीब 11,500 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। एक्टिव मरीजों की बात करें तो राज्य में उनकी संख्या अभी 94,276 है। तो एमपी में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में 98 लोगों की मौत हुई है, जबकि अभी तक राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या 94,276 है। और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 13,417 नए मामले सामने आए हैं। एमपी में भी लॉकडाउन के बावजूद मामले कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में इन मामलों को रोकना मध्य प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की मार छतरपुर में 2 दिन पहले शुरू किए गए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर पर पड़ी। सरदार पटेल कोविड सेंटर ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की है ताकि और मरीजों को भर्ती किया जा सके। इस कोविड सेंटर में फिलहाल 149 कोरोना मरीज भर्ती हैं, जबकि इसकी क्षमता 500 मरीजों के इलाज की है। कोविड केयर सेंटर का कहना है कि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से और मरीजों को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन मुहैया करवाने की मांग की है। तो आप समझिए कि छतरपुर में इस कोविड सेंटर की शुरुआत हुई है और अभी वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री 4 बजे अहम बैठक लेने वाले हैं। वैक्सीन पर यह अहम बैठक होगी क्योंकि आज से ही रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने वाली है शाम 4 बजे से, जो वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मई से शुरू होने वाला है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की ये अहम बैठक है क्योंकि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि अब जो कि 18 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाए। ऐसे में अमित शाह की ये बैठक जो कि शाम 4 बजे होने वाली है काफी अहम मानी जा रही है और रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने वाला है। कई मंत्री अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार काफी एक्शन में है और बार बार तमाम केंद्र सरकार के मंत्री, चाहे फिर वो खुद पीएम मोदी हो, लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोरोना को हराने में वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में आज शाम को ये जो बैठक होने वाली है अमित शाह की काफी अहम है, जिसमें तमाम मंत्री अधिकारी और आगे किस तरीके से वैक्सीन की कमी ना हो और देश में सभी लोगों को वैक्सीन लगे। जो तीसरा चरण 1 मई से शुरू होने वाला है उसको लेकर के क्या क्या कदम उठाए जाने वाले हैं और कैसे केंद्र सरकार जागरूकता अभियान चलाएगी, लोगों को ये बताएगी कि वैक्सीन एकमात्र विकल्प है इस लड़ाई को हराने में। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित शाह की बैठक काफी अहम होने वाली है। क्या क्या मुद्दे इस बैठक में छाए रहेंगे? देखिए, मंत्रियों के विशेष समूह की ये बैठक है और इसमें किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कि 1 मई से शुरू होने वाले हैं उनको लेकर किस किस तरीके के कदम उठाया जाए, समन्वय कैसे बनाया जाए और किस तरीके से व्यापक इसकी आउटरीच हो, मैसिव आउटरीच हो, मतलब कि व्यापक स्तर तक ये आम जन जन तक पहुँचे, इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर अभी प्राथमिकता यही है सरकार की, तो मौजूदा दौर का जो संकट है उस पर तो एजेंसियां अलग अलग अपनी काम कर ही रही हैं, साथ ही साथ उतना ही ध्यान वैक्सीनेशन पर दिया जाए जो कि वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होने वाला है। इसमें जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, इसमें रेलवे मंत्रालय है, इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, तमाम एजेंसियां जो हैं वो यहाँ पर इसमें शामिल होंगी और यही कोशिश बैठक का मुख्य बिंदु यही रहेगा कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में भारी तेजी आए और जो अपना टारगेट है टारगेट को मीट करे अलग अलग एजेंसियां। बिल्कुल अमित, क्योंकि इस महामारी से लड़ने का एकमात्र विकल्प है वैक्सीनेशन और वैक्सीन की कमी ना हो, देश भर में सभी लोगों को वैक्सीन लगे। तो क्या जो केंद्र सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है और जागरूकता अभियान कैसे चलाए जाएं, इस पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है? जी बिल्कुल, किस तरीके से आम आदमी जो कि अपने घर में कोरोना के इस माहौल में बैठा है, कैसे वो अपने घर से निकलकर और वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन सके, उसके विस्तृत तरीके से चर्चा की जाएगी। साथ ही ये भी चर्चा की जाएगी कि जिन लोगों ने पहली डोज ली है उनको जल्दी से जल्दी दूसरी डोज भी उनको दी जाए। तो एक तरीके से वैक्सीनेशन डोज की साइकिल और जो आम इंसान घर के अंदर मौजूद है वो निकले, वैक्सीनेशन सेंटर तक जाए, वैक्सीन लगवाए और उसके बाद आए। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरीके का अवरोध न उत्पन्न हो। और तीसरा, देश भर में जो वैक्सीनेशन सेंटर मौजूद हैं वहाँ पर प्रचुर और समुचित मात्रा की वैक्सीन की उपलब्धता होना। तो ये तीनों चीज़ सुनिश्चित हो, इसके लिए सुझाव भी मांगे जाएंगे और बैठक भी होगी।
बिल्कुल, तो अहम जानकारी हमारे सहयोगी अमित दे रहे थे। शाम 4 बजे ये बैठक होने वाली है गृह मंत्री अमित शाह की, जिसमें तमाम अधिकारी मंत्री मौजूद रहेंगे, क्योंकि आज से ही वैक्सीनेशन को लेकर के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहा है। और ऐसे में जो 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने वाला है, वैक्सीन की कमी ना हो, हर शख्स तक वैक्सीन पहुंच पाए, क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोग अब वैक्सीन लगा पाएंगे। इसको लेकर के तमाम अधिकारियों और नेताओं के साथ अमित शाह की ये अहम बैठक होने वाली है।